लोग अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में अपनी सारी कल की पढ़ी गई सभी बातों को रिवाइज कर लिया और अब हम लोग आगे की बात करेंगे। और अब हम लोग चलने से पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि नॉन रेजिडेंट कौन व्यक्ति होता है, कौन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होता है, कौन रेजिडेंट होता है, कौन रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है, कौन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। ये क्या बातें हैं? आर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये क्या शब्द है? पहले इनको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, खास तौर से फॉरेन टैक्सेशन में, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन को पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, उसका तो हम लोग अभी शायद नमक बराबर भी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग जिन बातों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के एंगल से समझ रहे हैं। नॉन रेजिडेंट पर कैसे टैक्सेशन लगाया जाए इस बात को नहीं समझ रहे हैं। इस बात को हम लोग समझते हैं अपने इनकम टैक्स के बैच में कि उनके ऊपर टैक्सेशन के क्या प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं किसी नॉन रेजिडेंट को, उसके ऊपर टीडीएस हम किस तरह से काटें और कैसे ये डिटरमाइन करें कि वो व्यक्ति रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। इस बात को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक बार ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन रेजिडेंट होता है और कौन नॉन रेजिडेंट होता है। ठीक हो गई बात? अब ये हमारे पास एक स्लाइड है जिसमें हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे एसएससी का, यानी जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। चलिए चलिए, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग इस बात पर थे कि रेजिडेंट कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया रेजिडेंट को डिसाइड करने का ये होगा कि आप 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट। ठीक होगी बात? लेकिन ये एक कंडीशन है, इसके साथ एक दूसरी कंडीशन है, वो ये है कि जिस साल का आप जिस साल में आप खड़े हैं, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप हैं, उस साल में अगर वो व्यक्ति 60 दिन भी इंडिया में रहा है और पिछले 4 सालों में, यानी कि जिस साल में आप पेमेंट कर रहे हैं उसके पिछले 4 साल में वो 365 दिन टोटल में इंडिया में रहा है, तो भी वो रेजिडेंट है। मैंने क्या बोल दिया? मैंने ये बोल दिया कि जिस साल में आप खड़े हैं, अगर उस साल में ही वो 182 डेज इंडिया में क्रॉस कर गया है तो वो क्लियर कट रेजिडेंट है। बट 182 डेज, मान लीजिए वो 182 डेज से कम है, लेकिन वो 60 दिन से ज्यादा है, 65 दिन है, 70 दिन है, और साथ ही साथ अपने पिछले 4 सालों में वो 365 दिन से ज्यादा है। ये दोनों बातें अगर सेटिस्फाई होती हैं, यानी 60 दिन वाली बात और 365 दिन वाली बात, तो भी वो रेजिडेंट है, तो भी वो रेजिडेंट है। कंडीशन नंबर एक ये है 182 डेज, और कंडीशन नंबर टू में भी दो कंडीशन है, वो है 60 दिन और 365 दिन। अगर ये 60 दिन 365 दिन भी सेटिस्फाई हो जाता है तो भी वो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? ठीक हो गई बात? चलिए, अब वो व्यक्ति, जैसे ये डिसाइड हो गया कि वो व्यक्ति रेजिडेंट है, तो फिर ये डिसाइड करना है कि अब ये आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अगर व्यक्ति ये डिसाइड हो गया कि वो रेजिडेंट है, मतलब उसका टीडीएस कैसे कटेगा? टीडीएस कटेगा उसके इंडिविजुअल रेट से। सेक्शन 194 आई में जो रेट दे रखा है 2 और 10% का, उससे। सेक्शन 194 सी में 1 और 2% का रेट है, उससे। तो आप बस खाली सिर्फ ये दो, बहुत बढ़िया बात है, ये कंफ्यूजन हमारा यहीं पर डाउट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको ऊपर की दो कंडीशन ही चेक करनी है यहाँ पर। वो कौन सी दो कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है। अगर वो 182 डेज से ज्यादा रहा है तो बात ही खत्म हो गई। ये लीजिए, सिर्फ इतना सा शॉर्ट कर दिया मैंने, तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वो रेजिडेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए वो 182 दिन से कम है लेकिन 60 से ज्यादा है, और अपने पिछले 4 सालों में वो 365 दिन से ज्यादा रहा है, ये दोनों बातें अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो भी वो रेजिडेंट है। जैसे ही वो रेजिडेंट हो गया, बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया जो आपकी चल रही थी 24Q 26Q वाली, उसको फॉलो करिए, इस झंझट में मत पड़िए। लेकिन अगर मान लीजिए ये पता चला कि वो नॉन रेजिडेंट हो गया है, तब तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, और किस रेट से काटना पड़ेगा? आपके ऊपर टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होगा जो डीटीडब्ल्यूए में लिखा है वो, और नॉर्मली 10-20% का, नॉर्मली 20% का होगा। बट अगर कुछ डीटीडब्ल्यूए में लिखा है तो डीटीडब्ल्यूए वाली बात ही फॉलो करी जाएगी। डीटीडब्ल्यूए वाली बात पढ़ेंगे कुछ समय के बाद, वहां पर क्या लिखा हुआ है। अभी हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब इसके नीचे भी दो कंडीशन होती हैं बच्चों,
एक ये होती है कि पिछले 7 सालों में 730 दिन रहा हो और पिछले 10 सालों में 1 साल रहा हो, ये भी एक कंडीशन होती है। लेकिन उस कंडीशन को हम क्यों पढ़े यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही ये डिसाइड हो गया रेजिडेंट है, तो फिर वो चाहे ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो चाहे वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, उसके ऊपर टीडीएस का जो रेट एप्लीकेबल होगा वो तो 1% ही होगा, 2% होगा, 10% होगा, 5% होगा या 30% होगा, जो कि इंडिविजुअल हर सेक्शन में लिखा हुआ है वही वाला रेट एप्लीकेबल होगा। 20% तो नहीं होगा सबके लिए। ठीक हो गई बात। तो हमने अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ही फेल हो गई, यानी कि वो 182 दिन से कम है और 60 दिन से भी कम है और पिछले 365 दिन में 4 साल भी नहीं रहा है, पिछले 4 साल में 365 दिन भी नहीं रहा है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई मतलब वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है बच्चों। ऐसा समझ लिए कोई ऐसा इंसान जो कि इंडिया में कभी आया ही नहीं, वो हमेशा इंडिया के बाहर ही रहा, या आया तो बहुत थोड़े समय के लिए आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अधिकतर इंडिया के बाहर रहा। अब अधिकतर इंडिया के बाहर रहा तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता उस व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट करना। समस्या देखिए क्या हुई, समस्या ये हुई कि गवर्नमेंट के लिए ये संभव नहीं है, जो व्यक्ति इंडिया में आता ही नहीं है उससे टैक्स को कलेक्ट करना। तो क्या किया, जो पैसा दे रहा था उसी से कह दिया कि तुम भैया 20% के रेट से टीडीएस काट के जमा करा दो, वो भले ही अपना रिटर्न फाइल करे या ना करे, नॉन रेजिडेंट रिटर्न फाइल करे या ना करे, लेकिन गवर्नमेंट को 20% का टीडीएस पहुंच गया, मतलब टैक्स का कलेक्शन हो गया। और टैक्स का कलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि डीटीडबलए में लिखा हुआ था कि अगर आप टैक्स नहीं लगाएंगे तो हम लगाएंगे, अगर आपने लगा दिया तो हम नहीं लगाएंगे, ऐसा डीटीडबलए में लिखा हुआ था। इसलिए हमने 20% को काट करके जमा कर। ठीक हो गई बात। अब आगे की बात को ना पढ़ें ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग क्या डीटीडबलए बता दें आपको, अच्छा तो यही होगा कि डीटीडबलए बता दें। चलिए हम शुरू कर लेते हैं, हम शुरू कर देते हैं डीटीडबलए क्या होता है, खत्म लेकिन नहीं करते क्योंकि डीटीडबलए एक बहुत बड़ा टॉपिक, फिनिश तो नहीं कर पाएंगे और बताना भी कायदे से है। ठीक होगी बात। चलिए डीटीडबलए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए ये हमारे गूगल बाबा हैं, हम लोग गूगल बाबा से ही पूछेंगे डीटीडबलए ऑफ इंडिया एंड यूएई। अबू धाबी की बात कर लेते हैं सबसे पहले अबू धाबी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनकम टैक्स की वेबसाइट का आया है, कोई और मत खोलिएगा, सिर्फ इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन कर, ये देखिए सारी लिस्ट आ गई, सारी लिस्ट आ गई। अफगानिस्तान के साथ भी एक हो रखा है, अफ्रीकन कांग्रेस के साथ भी हो रखा है, अल्बनान के साथ भी हो रखा है, अर्जेंटीना के साथ भी हो रखा है, ऑस्ट्रेलिया भी मिल गया, ऑस्ट्रिया भी मिल गया, फलाना फलाना सब कुछ मिल गया। अब हम ढूंढ लेते हैं अपनी कंट्री को, और हमारी कंट्री कौन सी है, यूएई। देखिए यहाँ पर लिस्ट है सबकी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी लोगों को। ये देखिए पूरी कंट्री की लिस्ट है। ब्राजील के साथ क्या है, आयरलैंड के साथ क्या है, फिलिस्तीन के साथ क्या है, यूक्रेन के साथ क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या है। हमें लेकिन ढूंढना है यूएई, हमने निकाल लिया यूएई। ठीक है, और हम इसको करेंगे सर्च। ये देखिए ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया डीटीडबलए, ये हमारे पास आ गया डीटीडबलए। डीटीडबलए में क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि किया गया है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिस्कल इवेजन विद यूएई। मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कर की चोरी ना हो जाए या डबल टैक्सेशन ना लग जाए, दोनों बातें लिखी गई हैं। डबल टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि मान लो किसी चीज में यूएई में भी टैक्स लग रहा है और हमने अपने यहाँ भी 20% का टीडीएस काट लिया तो ज्यादती हो जाएगी, हमें नहीं काटना है टीडीएस। लेकिन ऐसा भी ना हो जाए कि मॉरिशस में कोई भी टीडीएस कोई भी टैक्स नहीं लगता है, यूएई में कोई भी टैक्स नहीं लगता है और हम भी टैक्स ना लगाएं, ऐसा भी ना हो जाए। मतलब डबल टैक्सेशन से भी बचाना है और फिजिकल इवेजन से भी बचाना है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि एक आदमी 2 बार प्रताड़ित हो जाए और ऐसा ना हो जाए कि एक व्यक्ति एक बार भी प्रताड़ित ना हो। ठीक है, तो एक बार तो उसको प्रताड़ित करना है, या तो आप करिए या हम करेंगे, एक ऐसा एग्रीमेंट है, बस यही कहता है। चलिए अब इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। इस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये लिखा है कि कितने प्रकार के टैक्सेस, इसमें क्या होता है, आर्टिकल होते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 1 जिसमें क्या है, स्कोप लिखा हुआ है। फिर है आर्टिकल 2 जिसमें लिखा है कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड होते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है बीच में कि कैपिटल गेन कवर्ड होता है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट ऑफ इनकम, कैपिटल टैक्स इंक्लूडिंग गेन ऑन एलिनेशन ऑफ इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी और कैपिटल एप्रिसिएशन,
मतलब एक बात ये क्लियर हो गई कि कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने की कुछ बात कही जा रही है। अब मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची, और यहाँ पर इंडिया में प्रॉपर्टी बेची, और किसको बेची, कोई ऐसा इंसान जो कि यूएई का रेजिडेंट है, तो आपको ये बात पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी ये वाली बात। अब इसमें तो बहुत सारी बात लिखी, इनकम टैक्स भी लिखा है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी लिखा है, वेल्थ टैक्स भी लिखा है। हमें लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पर ध्यान देना है, बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं देना। ठीक होगी बात। बहुत सारी फालतू की बातें भी होंगी, हर चीज को नहीं देखना है इसमें। अब अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसको छोड़ दीजिए। हम लोग अपने मैटर पर आते हैं, हम लोग अपने मैटर पर आते हैं। इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से इनकम कैसी होती है? रेंटल इनकम होती है। कैसी इनकम होती है? रेंटल इनकम। ठीक हो गई बात। तो रेंटल इनकम पर क्या लगेगा, इसके बारे में बात कही गई है। देख लेते हैं क्या कहा गया है। जैसे कि कोई इनकम आपको मिलेगी फॉर फॉर द पर्पज ऑफ लेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। लेट आउट करने से कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा? या कुछ बिजनेस प्रॉफिट की बात कही गई है इसमें, या फिर शिपिंग बिजनेस की बात कही गई है इसमें, ठीक है। या फिर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस की बात कही गई है, मतलब आप खुद तो नहीं है लेकिन कोई जुड़ा हुआ है। या फिर डिविडेंड की बात कही गई है, या फिर क्या बात कही गई है, या फिर इंटरेस्ट की बात कही गई है। अब जैसे डिविडेंड पर हम आ गए, तो इन्होंने क्या कहा कि डिविडेंड पे टैक्स लगेगा 10% के रेट से। डिविडेंड पे रेट लगेगा 10% से। अब मान लो कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो कि किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट करती है जो कि इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है, लेकिन वो दुबई के लिए रेजिडेंट है। मतलब दुबई का के में वो ज्यादातर रहता है, और रिलायंस की कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है किसी नॉन रेजिडेंट को, तो वो कितने परसेंट के रेट से टीडीएस काटेगी? वो 10% की रेट से टीडीएस। और 10% की रेट से टीडीएस काट के चालान 281 में उसको जमा करवा देगी। 15 सीएसीबी फाइल करके उसका पेमेंट कर देगी। अगर वो 5 लाख से कम है तो पार्ट ए भर देगी, उसमें 15 सीबी की जरूरत नहीं होती है। 5 लाख से ज्यादा है तो पार्ट सी भर देगी, उसके साथ में सीए का सर्टिफिकेट लगवा देगी, और अपना फॉर्म 27 क्यू फाइल कर देगी। ठीक होगी बात। बताओ क्या ये बात समझ में आई? क्या ये प्रोसेस समझ में आया आपको? ये रेट कैसे निकाला, क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये प्रोसेस समझ में आया आपको? यस और नो में रिप्लाई, प्लीज यस और नो में रिप्लाई करिए। आपको भी यही देखना है, आपको भी यही देखना है। रेट डिविडेंड तो एक एग्जांपल है, डिविडेंड तो एक एग्जांपल है, दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि इंटरेस्ट, जैसे कि इंटरेस्ट, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट करती हैं। हो सकता है उन कंपनीज में नॉन रेजिडेंट ने कुछ पैसा लगाया हो, और उस पैसे का, उस पैसा लगाया हो वो पैसा, और उस पैसे का उनको कुछ इंटरेस्ट पे करना हो आपको, तो आप किस रेट से पेमेंट करेंगे? या तो 5% के रेट से करेंगे, या 12.5% के रेट से करेंगे। 5% के रेट से आप तब करेंगे जब वो बैंकिंग बिजनेस में है, मतलब जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो बैंकिंग बिजनेस में। ठीक हो गई बात। या फिर अगर कोई और अदर पर्सन है, यानी कि कोई इंडिविजुअल है, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर 12.5% से। सर क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट करें और आप टीडीएस काट के पेमेंट करें? द आंसर इज यस, हो सकता है। हो सकता है। एक बैंक है, आपने नाम सुना होगा, एचएसबीसी बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंक। ये बैंक यहाँ की तो नहीं है, फॉरेन की बैंक है। बहुत सारी फॉरेन की बैंक्स हैं। मान लीजिए कि यूएई की कोई बैंक है, और आपने वहां से कुछ लोन ले रखा है, आप उस लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। वो बैंक एक नॉन रेजिडेंट बैंक है, आपने उसको पेमेंट किया। आप जब भी पेमेंट करेंगे तो 5% की रेट से टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे, क्योंकि उस बैंक की वो इनकम है, और इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत तो नहीं है कि वो उस बैंक से जाकर के पैसा लेकर के आए। वो क्या करेगा, सिंपली आपसे 5% की रेट पर टीडीएस कटवा देगा, क्योंकि वो बैंक है। अगर मान लीजिए कोई एनी अदर पर्सन होता तो आप 12.5% की रेट से टीडीएस काट लेते। ये रेट कैसे आया? ये रेट डीडीडबल से आया। अब आप तो कहेंगे सर 12.5% का रेट तो इंडिया में भी किसी एक्ट में नहीं लिखा है। हाँ, बात तो सही है, इंडिया में भी टीडीएस के प्रोविजन में कहीं पर भी 12.5% का रेट नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए आपको 12.5% के रेट से पेमेंट करना पड़ेगा। एक मजे की बात बताएं, अगर आप यही टीटी उठा करके किसी और देश की देखेंगे ना, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया की देख लीजिए, जैसे कि आप मॉरिशस की देख लीजिए, हो सकता है वहां पर जीरो लिखा हो सकता है वहां पर जीरो लिखा हो। आपको तो आपको तो एक्ट फॉलो करना है जो कहता है। ये रेट सब जगह अलग अलग होगा, एक ट्रिटी में जो लिखा है वही दूसरी ट्रिटी में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। लेकिन चूंकि यहाँ पर 12.5% लिखा है, तो आप जब भी कभी पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, तो आप 12.5% का टीडीएस काटेंगे,
पेमेंट करते समय 15 CA/CB भरेंगे। ये 12.5% कैसे जमा करवाएंगे? चालान 281 से 15 CA/CB जो एप्लीकेबल होगा उससे पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप एक रिटर्न फाइल करेंगे फॉर्म 27Q। ठीक हो गई बात? तो रेट कहां से आएगा? यहाँ पर रेट सेक्शन में नहीं दिया है। 194I में रेंट का रेट लिखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर DTAA में रेट लिखा हुआ है। ठीक हो गई बात? क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? बता दो भैया। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस बात को समझाने में। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस बात को समझाने में। और मजे की बात बताऊं, मुझे भी बड़ी मेहनत से समझ में आया है। ये प्रोविजन नॉर्मली किसी को पता नहीं होते हैं। ये नॉर्मल तो नहीं है। आपको क्या कहना है? आपको लगता है ये प्रोविजन आपको पहले से पता थे? अगर पता थे तो बहुत बड़ी बात है। अगर पता थे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता। भाई मुझे तो बड़ी मेहनत लगी इस प्रोविजन को सीखने में। और मजे की बात ये, जब आपके पास कोई नॉन रेजिडेंट का क्लाइंट आ जाए, नहीं नहीं पता था, बहुत बढ़िया बात है। मैं यही सुनना चाहता था। मैं चाहता हूं कुछ वैल्यू एडिशन करूं आपका। मैं ये नहीं चाहता मैं ये नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा टाइम इस बात पर लगाया जाए कि मैकेनिकल क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बात इसकी है कि वैल्यू एडिशन कैसे होगा। जो बातें आपको नहीं पता है वो बातें पता भी होनी चाहिए, और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके क्लाइंट पर का ट्रांजैक्शन 5 लाख से ज्यादा का है, अगर ये इंटरेस्ट 5 लाख से ज्यादा का है, डिविडेंड 5 लाख से ज्यादा का है, तो आपको 15 CB चाहिए होगा। अब आप तो वो भर नहीं पाएंगे। आपको एक मदद चाहिए होगी जिसको काम आता हो। जैसे मुझे इंटरनेशनल टैक्सेशन का काम आता है, क्योंकि मैं इस काम को कर भी चुका हूँ और मैं सही तरह से काम को इम्प्लीमेंट भी करवा देता हूँ। तो इसलिए आपको एक ऐसी जरूरत भी पड़ेगी जहां पर आपको किसी प्रोफेशनल की एडवाइस भी लेनी पड़ेगी। हो सकता है आप हर काम अपने आप ना कर पाए, तो आप एडवाइस ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। किसी को फोन लगा के पूछने में कोई बुराई नहीं है। आपको आपको सब हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन अब वो मेरी बात तो अलग है भाई। देखो, मेरे को पता है तो मैं हेल्प कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। बाकियों का मुझे पता नहीं, ठीक है, सबका मैं बोल नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि आपको प्रोविजन पता होना चाहिए। कोई क्लाइंट ऐसा आ जाए जो बोले कि मुझे, हाँ विजय जी कह रहे हैं आपको ही पूछेंगे, ठीक है आप पूछ लीजिएगा। जितना मुझे आता होगा मैं बता दूंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज मुझे नहीं आती है तो मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा तो जरूर, क्योंकि मुझे भी बड़ा मजा आता है नई चीजों को सीखने का। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। अगर हो सकता है कुछ बच्चे मेरी क्लास में बैठे हों, कुछ लोग बैठे हों, उनको ये डिमोटिवेशन हो कि मुझे ये बात नहीं पता थी, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1962 का है, 1962 का है। अरे बहुत मोटी सी किताब है, इतनी मोटी सी आती है रेडी रेगुलर। ठीक है, सारी बातें मुझे भी पता है ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा आप पता ही भूल कर मत सोचिएगा कि सारी बात आपको पता है। अगर आपने ये सोच लिया तो आप बड़ी जल्दी एरोगेंस हो जाएंगे। अगर मैं ये सोच लूं कि सारी बातें मुझे पता है, तो मैं बहुत जल्दी एरोगेंट में आ जाऊंगा। मुझे ये लगेगा मुझे सब आता है। अच्छा, सच्चाई ये है कि प्रोविजन आज कुछ होते हैं, कल कुछ होंगे। मैं आज जो बात पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि 4 महीने बाद आप इसी लेक्चर को देखें और 4 महीने के बीच में एक गवर्नमेंट का सर्कुलर आ गया हो जिसकी वजह से मेरी बात एप्लीकेबल ही ना हो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हर हर समय सही हूँ। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि आप इस तरीके से काम करिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको रटवाऊं बैठ करके कि इसमें रेट लगता है 12%, एक इसमें लगता है 15%, इसमें लगता है 25%। अगर मैं ये करूंगा ना तो मैं ही गलत हो जाऊंगा। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप जिस समय वो ट्रांजेक्शन हो रहा हो, तो आप इस बात की कैसे जांच करेंगे कि किस रेट से टीडीएस काटना है, किसका टीडीएस काटना है, कैसे इस टीडीएस को जमा कराना है, कैसे इसका रिटर्न फाइल करना है। ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। हर बार जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है ना, तो हमें हर बार उसका पासपोर्ट देखना पड़ता है। हर बार हमें इनकम टैक्स का प्रोविजन देखना पड़ता है। हर बार हमें टैक्स की ड्यूटी देखनी पड़ती है। हमें हर बार सारे प्रोविजन रेफर करने पड़ते हैं। हम हर बार किताब खोलते हैं। कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि हमने जो बात पिछले वाले क्लाइंट पर लगाई थी वही बात इस वाले क्लाइंट पर एप्लीकेबल हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरी बात लिख करके ले लीजिए। एक क्लाइंट पर जो एक बात लगती होगी, दूसरे पर कुछ और ही बात लगती होगी। इसलिए आपको हर बार ये प्रोविजन अपने पास एक एक नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। आपको हर बार ये प्रोविजन रेफर करने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट की भी ये टीटी चेंज होती है जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के फाइनेंस सेक्रेटरी और दूसरी गवर्नमेंट का जो ऑथराइज पर्सन है, जब वो एक साथ बैठता है, जब मोदी जी डेलीगेशन लेकर के जाते हैं, तो वहां पर इन्हीं सब चीजों पर तो चर्चा होती है कि हम चाहते हैं कि रेट कम कर दीजिए। मॉरिशस में क्या है, टैक्स हेवन कंट्री। आप पूरा बिजनेस करिए, 0% टैक्स है। तो वहां पर हमारी और गवर्नमेंट की, उनकी गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, वो एमओयू साइन करते हैं। इसलिए वहां पर टैक्स जीरो हो जाता है। अब हो सकता है जब आप मॉरिशस की टीटी खोलें तो वहां पर बिजनेस इनकम पर जीरो लिखा हो, इंटरेस्ट इनकम पर जीरो लिखा हो, डिविडेंड इनकम पर जीरो लिखा हो। लेकिन गवर्नमेंट छोड़ नहीं देती है। गवर्नमेंट कहती है अगर टीटी में जीरो लिखा है, टीटी अगर वो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है, तो आप टैक्स लगाइए। तो आप टैक्स लगाइए, लेकिन उसका रेट क्या होगा, 20% का रेट होगा। ठीक हो गई बात?
क्योंकि मॉरिशस में नहीं लगता है इसलिए आप लगाइए, लेकिन अगर मॉरिशस में एक रेट प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी रेट से टीडीएस काट लीजिए। इस बात को सर्टिफाई कौन करेगा? इस बात को सर्टिफाई करेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। कैसे करेगा? 15 सीबी से। 15 सीबी के बिना अगर ट्रांजेक्शन 5 लाख से ऊपर का है तो 15 सीबी के बिना आप ये प्रोसीड्स रेमिटेंस कर ही नहीं पाएंगे, असंभव है। असंभव का मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा ये आए मेरी क्लास में उठ के बोले कि सर हवाला तो आज भी जिंदा है। आप ये कहेंगे कि हम दुबई में पैसा नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हवाला से तो पैसा चला जाता है। अब बच्चों उसकी बात नहीं करेंगे, ये मजाक की बात हो जाएगी। हमें तो प्रोविजन ये पढ़ना है कि लीगली क्या होना है। लीगली बहुत सारे झंझट है। 5 लाख से ऊपर का अगर आपको पेमेंट करना है तो आप, हाँ, बैंक बैंक ट्रांसफर बैंक ट्रांसफर करेगा ही नहीं। एग्जैक्टली exactly, आप बैंक में लेकर के जाएंगे, बैंक वाला बोलेगा ना मैं तो ये होने ही नहीं दूंगा। एनआरई अकाउंट में पैसा सिर्फ तभी ट्रांसफर होगा जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करके देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा भैया? वो इसी बात की तो फीस लेगा कि पहले वो DTAA पढ़ेगा, फिर वो ट्रांजेक्शन देखेगा, फिर वो देखेगा कितने परसेंट का रेट लगना है, ये टीडीएस कट के जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका चालान देखेगा, फॉर्म 27Q फाइल हुआ है नहीं हुआ है उसको देखेगा। जब सारी कंप्लायंसेस हो जाएंगी तब उसके बाद कागज साइन करेगा। और कोई भी एक कंप्लायंस नहीं होगी तो बोलेगा भाई मैं कागज साइन नहीं करता, आपको जो करना है कर लीजिए। जैसे ही वो कागज साइन नहीं करेगा आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, काम अटका रहेगा, तो आपको कंप्लायंस तो करानी पड़ेगी। कंप्लायंस कराने के लिए भी आप किसके पास आएंगे? अपने सीए के ही पास आएंगे। ठीक वही बात। चलिए घूम फिर के बात आ गई वहीं पर। चलिए मेरा उद्देश्य लेकिन ये है कि अगर आपके पास कोई आ जाए तो आप बिल्कुल निरुत्तर ना हो जाए कि भैया ये क्या हो गया, ये तो कभी सर ने बताया ही नहीं था कि नॉन रेजिडेंट के केस में ऐसा भी होता है। ठीक होगी बात। चलिए बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा ऐसा मानना है। 24Q और 26Q से तो कहीं ज्यादा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मुझे भी इस टॉपिक को सीखने में बड़ा मजा आया था। अब हम लोग जब 27Q पर चलेंगे तब आपको बाकी की बातें बताएंगे। अभी बहरहाल इतना समझ लेते हैं कि हमने आपको अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। आगे की बातें अब हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।